गाइस वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे ना। आपकी प्रिपरेशन भी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। गाइस आज की वीडियो में हम अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके राजस्थान ग्रुप डी जो है उसका एक टॉपिक है इंग्लिश का, और इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहती हूँ, जिसके लिए आप सभी मुझे कमेंट करेंगे। हमारी जो फैमिली है मरुधरा RS अकेडमी की, और फैमिली में हम लोगों से ही मिलके फैमिली बन रही है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिनका कुछ वर्क होता है, अर्निंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए वो रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं, रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास जो कि ऑनलाइन कोर्सेज जो कि पेड हैं, जिनकी कि आपको फ़ी पे करनी पड़ रही है, उन्हें नहीं वो रेगुलर उनको नहीं वो स्टडी कर पाते हैं। कुछ है सर्कमस्टांसिस हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक मेरा छोटा सा एफर्ट है, जिसमें कि मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट प्लस LDC, बट पहले हम राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, LDC के बाद में करेंगे। तो ग्रुप डी का एक तो आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा वो, प्लस सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश के, GK के एंड हिंदी के पूरे टॉपिक्स को हम समझेंगे, डिटेल में उनको स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम इनके मॉडल टेस्ट पेपर जो होंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़, ये जो मैंने आपको बताया है इसको हम रेगुलर ही कंसीडर करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी ये क्लासेस रेगुलर हो पाएंगी। ठीक है, आपका रिस्पांस मिलना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको PDF भी मिलेगा, जिससे कि आप आगे अपनी रिवीजन कर पाएंगे उसी से। तो हर तरह से आपके लिए सारी चीज़ें मैं अवेलेबल करवाऊंगी आपसे। बट मैं आपसे सजेशन चाहती हूँ, एंड वन मोर सजेशन आई वांट, कि ये क्लासेस इसी तरह से कंटिन्यू करें या फिर मैं आपको लाइव टीच करूँ। बट मेरा जो वे ऑफ टीचिंग होगा वो इस तरह से होगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड पर आके मैं आपको दिख के फिर पढ़ाऊँगी, बिकॉज मेरा दिखना है ना दिखना वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपको कैसा मटेरियल मिल रहा है, कितना आप समझ पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। आप इस वीडियो को प्लीज़, मैंने छोटा सा ही वीडियो बनाया बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि आपको ये बेटर लगता है, तो प्लीज़ एक तो लाइक हिट कीजिएगा, मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा, और अपने को आगे ये कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके गाइस, तो वीडियो में छोटा ही वीडियो है ये, सिर्फ एक तरह से आप डेमो समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल बता दूं कि रीअरेंज का होता क्या है। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन देंगे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको ABCD 4 पार्ट दिए हैं, सेंटेंस नहीं है ये। एक सेंटेंस को टुकड़ों में कर दिया है, या फिर हम फ्रेज बोल सकते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। उन सारे टुकड़ों को मतलब बिल्कुल अलग अलग करके, ऊपर नीचे करके लिख दिया है। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें सीक्वेंस बनाना है कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद मतलब पूरा सेंटेंस आपको जोड़ देना है। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसे रीअरेंजमेंट कहते हैं, मतलब फिर से अरेंज करना, व्यवस्थित करना। अब इसको हम, तरीका क्या है आपके पास? तरीका ये है कि पहले तो क्वेश्चन को इत्मीनान से इसके सारे पार्ट्स को आराम से पढ़ो। हिंदी समझ आती है तो वेल एंड गुड है। अगर हिंदी समझ नहीं आ रही है, किसी ना किसी की हिंदी तो हमें समझ आ ही जाएगी। ठीक है, तो हिंदी के बेस पे इनको करना स्टार्ट करते हैं, और फिर आप इसको सेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ए पार्ट में है फॉर सम टाइम, बी पार्ट में है विच इज़ ट्रबलसम, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट दो देयर इज़ ह्यूमिडिटी इन इट। ठीक है, अब इसको देखना है अपने को, इसको सेट करना है। तो हम पहले कोशिश करेंगे हमें इसका मीनिंग समझ आ जाए। देखिए, कुछ समय के लिए बहुत ट्रबलसम था, बहुत परेशानी वाला था। दी वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट, वेदर कैसा हो गया, ठंडा और बहुत ही मनमोहक, बहुत आनंदमय हो गया। दो देयर इज़ ह्यूमिडिटी इन इट, यद्यपि ह्यूमिडिटी थी उसमें। ह्यूमिडिटी आप जानते हैं ना, जो अपन बारिश के टाइम पे जो अपने को गर्मी सी लगती है, वो ह्यूमिडिटी होती है। तो उस पर ह्यूमिडिटी थी। ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझ आ गई कि इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। फॉर दिस सम टाइम विच इज़ ट्रबलसम, इन दोनों से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। दो देयर इज़ ह्यूमिडिटी इन इट, इससे भी आपका सेंटेंस जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं ठीक से। तो देखिए, ए वाला हमने देख लिया, हमने सारे ऑप्शंस को ठीक। सो गाइस देखिए, हमने सबको रीड कर लिया है।
हो सकता है हमें मीनिंग नहीं आया, सिंपल है इसलिए हमें मीनिंग समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अपने को ये तो समझ में आ गया कि वेदर जो था वो कैसा हो गया अपना, कूल एंड प्लेजेंट हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखना है वेदर, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए वेदर क्या हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, तो पहला तो अपना ये हो गया, सेकंड ये हो गया। मुझे आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए स्टार्टिंग वैसे भी क्लियर हो रही है कि ये सब तो सेंटेंस को, वाक्य को शुरू नहीं कर सकते। इनमें से दमदार सिर्फ एक ही है, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हो गया, फॉर सम टाइम, ये दोनों जम गए। ठीक है, पहले ये फिर ये, सी और ए तो हमारे पास हो गया। आपके लिए काफ़ी इजी हो गया, आप इसमें कॉन्फिडेंट है तो आपका ये तो हो ही गया, पता लग रहा है सिर्फ। फिर भी हम पूरा देख लेते हैं। फिर क्या है, थोड़े टाइम के लिए हो गया, दो देयर इज ह्यूमिनिटी इन इट, यद्यपि वहाँ पे क्या थी, ह्यूमिडिटी थी, विच इज़ ट्रबलसम, जो कि थोड़ा सा परेशानदायक थी, परेशानीदायक थी। हो गया सी ए डी पी। तो इस तरह से बिल्कुल आपको 2-3 मिलेंगे और पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ वेल नहीं सॉरी, ए है, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, he is a capable person, but his roughness of a rustic nature devalues his achievements। बहुत सिंपल है। देखिए, वेल स्किल्ड है अपनी जॉब में, वो एक कैपेबल सक्षम पर्सन है, पर उसकी रफनेस जो है ना उसके नेचर को लेकर, वो क्या करते हैं, उसके अचीवमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रखती। डिवैल्यूज मतलब उसके अचीवमेंट्स की वैल्यू को ख़त्म कर देती है। होता है ना, कुछ लोगों में बहुत टैलेंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और बात इस तरह से करते हैं, रूडनेस है, नेचर कुछ ऐसा होता है जो उनकी सारी अच्छाइयाँ हैं वो उन पर पानी फिर जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर इससे तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, बट हिज रफनेस, इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, कुछ आगे तो बताना पड़ेगा। डिवैल्यूज अचीवमेंट्स, इससे भी नहीं होगा। तो आपके पास बचा ऑप्शन बी, ही इज़ कैपेबल पर्सन। ये समझ आ गया कि पहले तो बी ही आएगा। अब देखते हैं आगे। ही इज़ कैपेबल पर्सन, वो एक कैपेबल पर्सन है। ठीक है, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, और क्या है, अपनी जॉब में अच्छा है, अपनी जॉब में परफेक्ट है, स्किल्ड है। स्किल्ड का मतलब सब कुछ आता है। ठीक है, सॉरी गाइज, एक्चुअली मुझे कोल्ड रहा है, थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है बीच बीच में। ये हमें पता लग गया, बी और ए तो हो गया, वैसे ही दिख रहा है बी ए तो ये वाला है, बट फिर भी हम पूरा देखेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ कोई और आपके पास ऑप्शन हो सकता है उसमें बी ए होगा। तो इतना क्लियर हो गया। बट हिज रफनेस ऑफ रेस्टिक नेचर डिवैल्यूज अचीवमेंट, बिल्कुल सिंपल सा था, सी ओ डी, तो यही आना था। आई होप कि गाइस आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लेके आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन जो है प्रॉपरली समझाऊंगी। जब तक कि आप सेटिस्फाई होकर मुझे कमेंट नहीं करेंगे, इट्स ओके, समझ आ गया, तब तक हम उसको, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही रहेंगे। ओके गाइज, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि जो भी वीडियो, चाहे वो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का, बट वो वैल्यूएबल हो। और वैल्यूएबल तभी होगा जब आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आएगा। ठीक है, आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो इसका आपका ए वाला करेक्ट हो गया आंसर। थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि though he had, as he was magnanimous, done create harm to him। चलिए अब इसको करते हैं। ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, ठीक है, उसने रिवेंज नहीं लिया रवि से। देखिए उसने रवि से, उसने क्या किया, रिवेंज नहीं लिया रवि से। एक तो दो ही हैड, एज ही वॉज मैग्नानिमस, जैसे कि वो, रीज़न क्या है, एज का मतलब रीज़न बताने के लिए होता है सेंटेंस में कई बार, ऑलवेज नहीं, कई बार, मोस्टली। तो वो क्या है, मैग्नानिमस मतलब कि उदार। अब आप लोग एक बिल्कुल अपना दिमाग खुला करके पढ़ेंगे। 1 मिनट।
मैग्नानिमस एक नया वर्ड है जिस जो कि आपको सीखने को मिल रहा है। मैग्नानिमस का मतलब होता है आपका उदार। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए हर एक चीज़ को ग्रैब करते चलिए गाइस। डन क्रिएट ग्रेट हार्म टू हिम, तो इसके अंदर इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अपने को डिसाइड करना है कि इसके अंदर क्या करेक्ट होगा। सेंटेंस को आप ठीक से पढ़ लीजिए। अब देखिए, इसको हम स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। दो ही हैड ठीक है, डन ग्रेट हार्म टू हिम। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस। तो चलिए, इसमें स्टार्टिंग अपनी यहाँ से होगी। दो ही हैड डन क्रिएट, दो ही हैड डन, उसने क्या किया, यद्यपि उसने उसको बहुत ही नुकसान पहुँचाया। ठीक है, एज ही आपका ये हो गया दो ही हैड, ये आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा डी, यानी कि बी। इसको मैं रेज करती हूँ, फिर से करते हैं बी। ठीक है, यहाँ पता लग गया। और फिर डी, उसका यद्यपि उसने उसका बहुत ही नुकसान किया है, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक, ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, बट उसने क्या किया, रिवेंज बदला नहीं लिया रवि से। क्यों? एज ही वॉज मैग्नानिमस, क्योंकि वो क्या है, बहुत, जैसे कि वो बहुत ही, हम जानते हैं कि वो बहुत उदार है, इसलिए उसने उससे बदला नहीं लिया। तो इसका क्या आपका हो गया सीक्वेंस, इसका हो गया बी, ठीक है, फिर डी, फिर आपका हो गया इसका ए, और फिर सी। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। दो ही हैड डन ग्रेट हार्म टू हिम, he did not take revenge on Ravi as he was magnanimous। ठीक है, have some influence on alter much of his natural bent, no doubt education and surroundings the direction of a man's life, but they do not। अब इसके अंदर करेक्ट जो सीक्वेंस है उसे हमें ढूंढना है। चलिए, हैव सम इन्फ्लुएंस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑल्टर मच ऑफ हिज नेचुरल बेंट से भी नहीं हो सकता। ये दोनों बचे, द डायरेक्शन ऑफ अ मैंस लाइफ बट दे डू नॉट, ये भी सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लग रहा है, ये शुरू में नहीं आ सकता। नो डाउट एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स द डायरेक्शन, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है आपका। देखिए, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स द डायरेक्शन ऑफ मैंस लाइफ, ये क्या होते हैं, एजुकेशन और सराउंडिंग जो है वो इंसान की लाइफ के डायरेक्शन होते हैं। बट दे डू नॉट, नहीं, यहाँ पे ये सेट नहीं हो रहा है, ये तो क्लियर है। नो डाउट एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैंस लाइफ। देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपको मिलेंगे ये, कोई संदेह नहीं है कि एजुकेशन और सराउंडिंग जो है उनका बहुत असर पड़ता है ऑन दी डायरेक्शन ऑफ, किस में, आदमी की लाइफ की दिशा में। बट दे डू नॉट ऑल्टर मच ऑफ हिज नेचुरल बेंट, बट वो क्या कर, वो अपने जो नेचुरल बेंट है ना उसको ज़्यादा नहीं बदल सकता। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। नो डाउट एजुकेशन एंड सराउंडिंग्स हैव सम इन्फ्लुएंस, मतलब कि असर, इन्फ्लुएंस का मतलब असर होता है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैंस लाइफ, मैंस का मतलब हो गया आदमी की। बट दे डू नॉट ऑल्टर मच ऑफ हिज नेचुरल बेंट। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी जो था वो डी आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं। जस्ट टू प्रूव disparaging each new production, no one liked their casualty, the playwright's worthlessness। चलिए, इसके आपके पास ऑप्शन नहीं है, हम सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट टू प्रूव, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए, हमने 5th कर लिया है, नहीं किया हमने 5th क्वेश्चन, वेट गाइस, 4th के बाद आई थिंक 5th ही कर दिया है डायरेक्ट। चलिए, कोई इशू नहीं है, इसे नेक्स्ट उसमें रख लेंगे। जस्ट टू प्रूव, ये मैंने रीड कर दिया है पूरा।
तो चलिए इसमें देखते हैं। जस्ट टू प्रूफ से स्टार्ट नहीं होगा, डिस्पैरेजिंग ईच न्यू प्रोडक्शन से भी स्टार्ट नहीं होता। नो वन लाइक देयर कैजुअलिटीज़। सी, नो वन लाइक देयर कैजुअलिटीज़, किसी को वो उनकी कैजुअलिटीज़ पसंद नहीं थी। ठीक है। देन कैजुअलिटी, disparaging each new production, disparaging each new production, and just to prove the playwright's worthlessness. इसका ये सीक्वेंस बैठेगा गाइस, एक बार फिर से देखते हैं इसको हम। नो वन लाइक देयर कैजुअलिटीज़, किसी को उनकी कैजुअलिटीज़ जो थी वो पसंद नहीं थी। डिस्पैरेजिंग ईच न्यू प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्शंस तो हर एक जो न्यू प्रोडक्शन, यस। तो हमने फर्स्ट तो हमने डिसाइड कर लिया है क्या है हमारा, सी है, नो वन लाइक देयर कैजुअलिटीज़। ठीक है। डिस्पैरेजिंग ईच न्यू प्रोडक्शन मतलब कि जो नया प्रोडक्शन ना, हर नए प्रोडक्शन की उपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा दोनों में डिफरेंस होता है। उपेक्षा मतलब कि नेगेटिव सेंस में जाता है, बुराई करना, समथिंग पसंद नहीं करना। राम ने श्याम की उपेक्षा की मतलब उसने उससे इंसल्ट किया, उसको पसंद नहीं किया वो चीज़। ठीक है। तो पहले आपका सी आएगा, फिर बी आएगा। क्यों ये सब क्यों भाई? डिस्पैरेजिंग मतलब नए, हर नए प्रोडक्शन की उपेक्षा करना। ठीक है। क्यों? जस्ट टू प्रूफ, सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए दी प्ले राइट्स वर्थलेसनेस, जो प्ले राइट्स हैं नाम है उसकी वर्थलेसनेस, व्यर्थता को बताने के लिए। ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ही है, बट हमें तो सिर्फ क्लूज चाहिए और हमारा ही सेट हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं, सी, उसके बाद बी, फिर है ए और फिर है आपका डी। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। Although a great scientist, Einstein was weak in arithmetic right from his school days. It has been established that. अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, एक बार देखते हैं। आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक right from his school days. ठीक है। Although a great scientist, Einstein was weak in arithmetic. Right from his school days, it has been established that. नहीं, ये इस तरह से सेट नहीं हो रहा है, इसको हमें देखना होगा। इसके अंदर आपके फर्स्ट जो ऑप्शन, फर्स्ट जो आएगा वो आपका रहेगा, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन, ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि यद्यपि जो ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन थे वो मैथमेटिक्स में वीक थे राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल डेज से। क्योंकि इसके अलावा और कुछ सेट नहीं हो रहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ चलो ये दोनों तो सेट हो रहे हैं, आगे पीछे आएंगे बी और सी तो, पर ये सेट नहीं हो रहा ना। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश दैट, एस्टैब्लिश क्या हुआ? एस्टैब्लिश तो यही हुआ ना कि वो मैथ में क्या थे, वीक थे अपने स्कूल के दिनों से। ठीक है। तो इसका आपका ऑर्डर रहेगा, पहले इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश दैट, ठीक है, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन, भाई ग्रेट साइंटिस्ट कौन थे? आइंस्टीन, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत वीक थे अपने स्कूल के दिनों से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अ चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट wisdom is equally needed, only beneficent but also attainable in private life in the, इससे स्टार्ट नहीं होगा, इससे स्टार्ट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं, हम सेट बना के देखते हैं क्या सेट हो सकता है। विजडम इज इक्वली नीडेड,
इक्वली नीडेड इन, ये पता लग रहा है कि विजडम जो है इस इसकी ज़रूरत है हमें बिल्कुल बराबर से, किसमें, इन प्राइवेट लाइफ, इन दी, हमारी प्राइवेट लाइफ में, इन दी चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशियल बट ऑल्सो अटेनेबल। ये बिल्कुल सीधा सा था। देखिए, विजडम की हमें ज़रूरत होगी बिल्कुल इक्वली हमारी लाइफ, प्राइवेट लाइफ में, किस चीज़ में, चूज़ करने में अपने गोल्स को, हमें अपने जब गोल्स को चूज़ करना होगा तब ज़रूरत होगी, दैट आर नॉट, जो कि सिर्फ बेनिफिशियल नहीं होंगे बल्कि अटेनेबल भी होंगे, ज़रूरी। ठीक है गाइस, तो आपका इसका जो था हमारा ये रहा। तो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद आपका डी आएगा, फिर आपका ए आएगा और फिर आपका आएगा सी। दैट मीन्स योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। A people blame others for their misdeeds. Of the present day world arise most of the troubles from the fact that instead of doing their duty। अब इसको सेट करते हैं, चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पीपल ब्लेम अदर फॉर देयर मिसडीड्स। Most of the troubles of the present day world arise from the fact that instead of doing their duty, people blame others for their misdeed। ठीक है, चलिए सेट हो गया। मैं आपको हिंदी ही बता देती हूँ एक बार। देखिए, ज़्यादातर जो हमारी परेशानियाँ हैं, ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट डे, आज के समय की ज़्यादातर जो परेशानियाँ हैं वर्ल्ड में, वो अराइज हो रही हैं, मतलब उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, किस से उत्पन्न? फ्रॉम द फैक्ट दैट, इस फैक्ट से उत्पन्न हो रही ज़्यादातर परेशानियाँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग, क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य करने की बजाय क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं दूसरों को फॉर देयर मिसडीड्स, अपनी गलतियों के दूसरों को ब्लेम करते हैं। ठीक है, तो इसका आपका सी बी डी ए, सी, फिर आपका आ गया बी, फिर डी, फिर ए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द ऑडिटोरियम अदर पीपल अपार्ट फ्रॉम अस देयर वर सेवरल। तो गाइज ये एक्चुअली क्या, अभी तो हमारी ऑफलाइन क्लास है, इसलिए मैंने आप लोग सजेशन मांगा है ऑनलाइन क्लास का, मतलब कि लाइव क्लास का, ताकि आप लोग भी टाइमली रिस्पॉन्ड कर पाएँ उसको, मुझे कमेंट करके अपने आंसर बता पाएँ, जिसके लिए टाइम भी आप लोग के सजेशन से ही हम डिसाइड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल था। देयर वर सेवरल अदर पीपल inside the auditorium apart from us। B, नहीं, इसका आपका आंसर होगा सी से स्टार्ट होगा आपका। अपार्ट फ्रॉम अस, देयर वर सेवरल अदर पीपल, हमारे अलावा वहाँ पे कई और अन्य लोग थे इनसाइड द ऑडिटोरियम के अंदर की तरफ। बहुत सिंपल था, सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। गाइस, अगर हम इसे लाइव क्लास में करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, मुझे भी देख के बहुत इंटरेस्ट आएगा, तो अब पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। तो मेरी कोशिश यही है, आप लोग का बस सजेशन मिले, आप लोग की तरफ से मुझे थम्स अप मिले, तो फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं लाइव क्लासेस में। कैसा लगा वीडियो, और आपको आगे आप चाहते हैं या नहीं कि कंटिन्यू करना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं आप तो प्लीज़ कमेंट करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।